मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसके बाद पीएचडी की और अब मैं इतिहास शिक्षण के क्षेत्र में आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। अपनी इस कक्षा में सर्वप्रथम स्वागत करता हूं और अपनी इस कक्षा में ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत आज हम कल्हड़ के विषय में अध्ययन करेंगे। कल्हड़ जो कि एक महान विद्वान थे और जिनका भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे वैसे वैसे आपको इसके विषय में जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए हम कल्हड़ के विषय में अध्ययन करें। कल्हड़ का जन्म 1100 ईस्वी में हुआ था और कल्हड़ का जन्म जिस जाति में हुआ था उस जाति को कहते हैं जात्या। जात्या जाति में हुआ था और यह जाति जिस वर्ण के अंतर्गत आती थी वह वर्ण था ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आती थी और कल्हड़ का जन्म जिस स्थान पर हुआ था उसे कहते हैं परिहासपुर और यह परिहासपुर कश्मीर में था। यह परिहासपुर कश्मीर में था। कल्हड़ के पिता के विषय में हमें जानकारी मिलती है कि जो कल्हड़ के पिता थे उनका नाम था चंपक और जो कल्हड़ के चाचा थे उनका नाम था कनक। कल्हड़ के पिताजी चंपक और चाचा कनक कश्मीर के शासक हर्ष के दरबार में मंत्री थे। हर्ष के दरबार में कल्हड़ भी कवि के रूप में नियुक्त हुए और इन्होंने हर्ष को तुरुष्क कहा है। और जब अभी हम कश्मीर के इतिहास का अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा है। इसके बाद कल्हड़ के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात कि इनको भारत का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है और कल्हड़ की जो रचना है राज तरंगिणी, इसको भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहा जाता है। प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहा जाता है। इसके विषय में अभी मैं आपको बताऊंगा कि राज तरंगिणी को क्यों प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहा जाता है और कल्हड़ को क्यों प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। उससे पहले हम जान लें कि एक विदेशी विद्वान है जिनका नाम है विंटर निच। इन्होंने कल्हड़ को भारत का प्रथम महान इतिहासकार कहा। विंटर निच ने कल्हड़ को भारत का प्रथम महान इतिहासकार कहा। और अब फिर उस प्रश्न पे आते हैं कि जो राज तरंगिणी है यह क्यों विशेष है और कल्हड़ को प्रथम इतिहासकार क्यों कहा जाता है। कल्हड़ की इतिहास लेखन की जो समझ थी वह बहुत स्पष्ट थी। कल्हड़ ने अपने इतिहास लेखन में कुछ विशेषताओं का प्रयोग किया है जिसके विषय में हम यहाँ जान लें। इस बात ने कल्हड़ को एक महान रचनाकार के साथ साथ एक सजग रचनाकार भी बना दिया। कल्हड़ का जो ग्रंथ है राज तरंगिणी और कल्हड़ की जो रचना की कला है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात कि कल्हड़ ने तिथियों का ध्यान रखा है। अधिकांश प्राचीन इतिहास में जो तिथियां हैं भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वह स्पष्ट नहीं है और
अधिकतर इतिहासकार इसका ध्यान भी नहीं रखते हैं। दूसरी चीज कि कल्हड़ ने अपने से पूर्व के 11 इतिहासकारों का भी वर्णन राजतरंगिणी में किया है और यह भी बताया है कि उनके इतिहास लेखन में क्या क्या कमियां थीं, अर्थात वह उनसे अधिक उच्च श्रेणी के इतिहास लिखने में सक्षम थे। कौन? कल्हड़ अपने से पहले 11 इतिहास से संबंधित लेखकों के विषय में उल्लेख करते हैं और बताते हैं उनके इतिहास लेखन में क्या क्या दोष थे। इसका मतलब कि कल्हड़ ने जब रचना की तो उन दोषों को सुधार किया। और तीसरी बात जो कि महत्वपूर्ण है कि कल्हड़ ने कहा कि एक इतिहासकार को निष्पक्ष होना चाहिए। इतिहासकार की इसी सजगता के कारण और इतिहास के प्रति न्याय करने के दृष्टिकोण के कारण कल्हड़ को आधुनिक काल के इतिहासकारों की दृष्टि से भी भारत का एक महान इतिहासकार माना जाता है, जिनको इतिहास लेखन की विधियों का भी ज्ञान था। तो इस प्रकार से कल्हड़ एक भारत के महान इतिहासकार बन गए। इसीलिए विंटरनित्ज जैसे विद्वानों ने इनकी तारीफ की है और इनको भारत का प्रथम महान इतिहासकार बताया है और इनको भारत का प्रथम इतिहासकार कहा गया। और इनकी रचना राजतरंगिणी को भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक तक कहा गया। साथियों, अब हम राजतरंगिणी के विषय में अध्ययन करेंगे। राजतरंगिणी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें वर्ष, मास तथा तिथि के साथ वर्णन प्राप्त होता है। और किसका वर्णन प्राप्त होता है? तो शासकों का वर्णन प्राप्त होता है। वर्ष, मास तथा तिथि। यहां मास का अर्थ है माह, मतलब किस महीने का तात्पर्य है यहाँ पर। तो राजतरंगिणी में शासकों के शासनकाल का जो वर्णन है उसमें वर्ष, मास तथा तिथि का उल्लेख प्राप्त होता है। यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इस ग्रंथ की। दूसरी बात है कि जो राजतरंगिणी है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और जो राजतरंगिणी की शैली है वह महाभारत के समान अलंकृत शैली में लिखी गई है। और इसमें जो रीति का प्रयोग किया गया है, जिस रीति से राजतरंगिणी को लिखा गया है वह है वैदर्भी रीति। और इसमें जिस छंद का प्रयोग हुआ है वह है अनुष्टुप छंद। इसमें वैदर्भी रीति और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद राजतरंगिणी में सबसे पहले आप यह जान लें कि राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है। तो राजतरंगिणी का जो अर्थ होता है वह होता है राजाओं की सरिता। अर्थात राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का अर्थ आप जान गए। अब यह जो राजतरंगिणी है इसमें किसका वर्णन है? तो आप बताएंगे कि इसमें इतिहास का वर्णन है। और विशेष तौर से कहां के इतिहास का वर्णन है? तो आप बताएंगे कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और इतिहासकार का तो आप जान ही रहे हैं, कल्हड़ हैं, जिन्होंने कश्मीर का इतिहास अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में उल्लेखित किया है। अब आप राजाओं की इस सरिता अर्थात राजतरंगिणी के विषय में जाने कि इसमें कितने अध्याय हैं। आप बताएंगे
कि सर इसमें 8 अध्याय हैं और इसका जो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय है वह जन श्रुतियों से जानकारी प्राप्त करने वाला अध्याय है, जिसमें जनश्रुतियों को आधार बना करके इतिहास लिखने के प्रयास किया गया है। इसके बाद इस ग्रंथ का चौथा, पांचवा और छठवां अध्याय जो है उसमें कारकोट वंश या कश्मीर के वंश थे तथा उत्पल वंश का वर्णन प्राप्त होता है। और एक बात और 8वीं शताब्दी से लेकर के कारकोट तथा उत्पल वंश के शासन तक का वर्णन हमको चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय अर्थात तरंग में प्राप्त होता है। पहला तरंग, दूसरा तरंग, तीसरा तरंग, राज तरंगड़ी के अध्यायों को तरंग कहा जाता है। अब आप जाने कि इसके 7वें और 8वें तरंग में हमें लोहार वंश, कश्मीर का यह शासक वंश था, लोहार वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 7वें और 8वें अध्याय में हमें कश्मीर के लोहार वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और इस लोहार वंश के शासक थे जय सिंह। इनके शासनकाल तक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जय सिंह वह राजा हैं जो कि राज तरंगड़ी में उल्लेखित होने के साथ साथ राज तरंगड़ी में उल्लेखित कश्मीर के अंतिम राजा हैं। मतलब कश्मीर के पूरे कश्मीर के इतिहास के अंतिम राजा नहीं, सिर्फ राज तरंगड़ी में इनका उल्लेख मिलता है। इनके बाद राज तरंगड़ी में किसी राजा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस प्रकार से राज तरंगड़ी में उल्लिखित अंतिम राजा अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न तो आप बताएंगे जय सिंह, जबकि कश्मीर में उसके बाद भी बहुत से राजा हुए। यह जो राज तरंगड़ी है इसको जो लिखने का कार्य चालू हुआ था वो हुआ था 1148 ईस्वी में और यह लगभग कुछ पुस्तकों में लिखा है कि यह 1149 में पूरी हो गई, कुछ पुस्तकों में लिखा है कि यह 1150 में पूर्ण हुई। तो इसकी रचना जो पूर्ण हुई वह जय सिंह के काल में पूर्ण हुई, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जय सिंह राज तरंगड़ी में उल्लिखित अंतिम शासक हैं। हम लोग अब राज तरंगड़ी के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। सबसे पहली बात कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी रचना 1148 ईस्वी में प्रारंभ हुई और 1149 या 50 में समाप्त हुई। विद्वान अलग अलग बात लिखते हैं, कुछ 49 लिखते हैं, कुछ 50 लिखते हैं। लेकिन अगर कभी सदी में पूछा जाए तो आप बताइएगा कि इसकी रचना 12वीं सदी में हुई थी। इसकी रचना 12वीं सदी में हुई थी, यही सही उत्तर है। और 12वीं सदी अगर उल्लेख आए तो आप जानिए कि 12वीं सदी 1100 से प्रारंभ होती है और 1200 तक चलती है। इसी को कहते हैं 12वीं सदी। कभी कभी कुछ छात्र इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि राज तरंगड़ी की रचना 12वीं सदी में हुई थी। राज तरंगड़ी को संस्कृत महाकाव्यों का मुकुटमणि कहा जाता है। संस्कृत महाकाव्यों का मुकुटमणि कहा जाता है। अब हम राज तरंगड़ी के विषय में जानेंगे कि इसमें किन राजाओं का उल्लेख है और उनके विषय में क्या क्या ऐतिहासिक महत्व के उल्लेख प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हम कुछ बातें जानेंगे, लेकिन जब हम उन राजाओं के विषय में पढ़ रहे होंगे तब हम विस्तार से उस बातों को जानेंगे। तो आज हम इस विषय में सर्वप्रथम जानते हैं और उससे पहले हम बता दें कि राज तरंगड़ी का जो प्रारंभ होता है उसमें भगवान गणेश को प्रणाम करके प्रारंभ किया गया है। भगवान गणेश को नमस्कार करके प्रारंभ किया गया है और राज तरंगड़ी का जो प्रथम और दूसरा अर्थात द्वितीय श्लोक है उसमें भगवान शिव, भगवान
शिव अर्धनारीश्वर के महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। राजतरंगिणी के प्रथम द्वितीय श्लोक में भगवान शिव अर्थात अर्धनारीश्वर की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है और राजतरंगिणी का जो प्रारंभ है वह भगवान श्री गणेश को नमस्कार करके होता है। अब हम जानेंगे कि राजतरंगिणी में किन राजाओं का उल्लेख है। राजतरंगिणी में महान सम्राट अशोक का उल्लेख प्राप्त होता है और कल्हड़ ने अपने इस ग्रंथ राजतरंगिणी में अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट बताया है। प्रथम मौर्य सम्राट बताया है, मौर्य शासक बताया है। दूसरी बात कि राजतरंगिणी में कल्हड़ ने इस बात का उल्लेख किया है कि अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक मंदिर बनवाया था और अशोक के विषय में उल्लेख करते हुए कल्हड़ कहते हैं कि अशोक जो था प्रारंभिक रूप से शैव था, अर्थात अशोक जो था वह बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शैव धर्म में आस्था रखता था। इस बात का उल्लेख, इस बात का वर्णन कल्हड़ की राजतरंगिणी में मिलता है। यह सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक सामान्य प्रश्न जिससे आप परिचित होंगे कि कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अब हम अशोक के विषय में एक बात और जानेंगे कि अशोक का जो कश्मीर में उत्तराधिकारी था उसको कल्हड़ की राजतरंगिणी में जालौक बताया गया है। जालौक अशोक का कश्मीर में उत्तराधिकारी था और जालौक जो था वह शैव धर्म में आस्था रखता था और जालौक को नंदीश्वर के समान बताया गया है। जालौक की जो पत्नी थी वह मात्र चक्र संप्रदाय से संबंधित थी और इसी मात्र चक्र संप्रदाय का उल्लेख प्रवर सेन के प्रसंग में भी किया गया है। प्रवर सेन का जब प्रसंग आता है तो उससे इस मात्र चक्र का भी संबंध स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार से आपने अशोक के विषय में जाना और अशोक के प्रारंभिक धर्म के विषय में जाना, अशोक द्वारा बनवाए गए मंदिर के विषय में जाना और जालौक के विषय में जाना। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जिसमें से एक है कनिष्क। कनिष्क एक महान सम्राट था। कनिष्क के विषय में भी राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उल्लेख राजतरंगिणी में कनिष्क के विषय में मिलता है वह है चौथी बौद्ध संगीति के विषय में कि चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। तो आपने यहाँ पर कनिष्क के विषय में भी जाना कि राजतरंगिणी में कनिष्क का भी वर्णन प्राप्त होता है। इतने राजाओं का वर्णन आप इस ग्रंथ में निरंतर देख रहे हैं। इससे आपको स्वतः यह अनुमान हो गया होगा कि यह ग्रंथ कितना अधिक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कितना अधिक महत्वपूर्ण है। और जबकि यह प्रथम ऐतिहासिक रचना भी माना जाता है। अब हम कुछ और राजाओं और कुछ और वंशों के विषय में अध्ययन करेंगे। साथियों, राजतरंगिणी में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि इसमें 64 उपजातियों का उल्लेख प्राप्त होता है।
इसमें 64 उपजातियों का उल्लेख प्राप्त होता है और इसके साथ ही साथ इसमें सती प्रथा का भी उल्लेख प्राप्त होता है और इसमें वाक पृष्ठा को प्रथम सती होने वाली रानी बताया गया है और इसके साथ ही साथ इसमें सत्यमती के सती होने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। राज तरंगड़ी में एक इंजीनियर खूय या फिर कहिए सूय का उल्लेख प्राप्त होता है जो कि उत्पल वंश के अनंत वर्मन के कहने पर झेलम नदी या फिर कहिए बितिस्ता नदी पर बांध बनाया था और उस बांध से नहरों को निकाला था। राज तरंगड़ी में इस प्रकार से इंजीनियरिंग का या अभियंत्रिकी का या एक अभियंत्रक हुए या सुई का उदाहरण प्राप्त होता है जिससे प्राचीन भारतीय अभियंत्रिकी और उसके विषय में कुछ सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि राज तरंगड़ी में गुप्त वंश के शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य गुप्त वंश के शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है कि इन्होंने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित कर दिया था और इसी राज तरंगड़ी में यह भी उल्लेख प्राप्त होता है कि यह जो मिहिर कुल है इसने कश्मीर पर 1 वर्ष तक शासन किया था और यह शैव धर्म में आस्था रखता था। इसके साथ ही साथ हमको राज तरंगड़ी में सम्राट हर्ष के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। सम्राट हर्ष के विषय में उल्लेख मिलता है कि जो सम्राट हर्ष थे वह शैव धर्म में आस्था रखते थे और सम्राट हर्ष की कुंडली के विषय में विस्तार से वर्णन मिलता है और अगर कुंडली का वर्णन मिल रहा है तो मतलब राज तरंगड़ी में ज्योतिष का वर्णन मिल रहा है। सम्राट हर्ष के शैव धर्म में आस्था का वर्णन मिलता है और इसके साथ साथ सम्राट हर्ष के कुंडली का विस्तार से विवेचन किया गया है और इस प्रकार से स्पष्ट है कि ज्योतिष का उल्लेख हो जाता है। इसी राज तरंगड़ी में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की उपलब्धियों के विषय में भी जानकारी मिलती है। और एक बात स्पष्ट कर दें, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो हूण शासक है वो मिहिर कुल था और उसको गुप्त शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य ने पराजित किया था और ये गुर्जर प्रतिहार शासक हैं, इनका वंश अलग है और इनका नाम मिहिर भोज है। साथियों, राज तरंगड़ी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें कि इसमें यशोवर्मन का उल्लेख मिलता है जो कि कन्नौज के शासक थे और इनको ललितादित्य ने पराजित किया था और बाद में इन्हीं दोनों ने मिल करके तिब्बत पर संयुक्त अभियान किया था। तो एक संयुक्त अभियान के विषय में भी हमको सूचना राज तरंगड़ी से मिल जाती है। ललितादित्य जो थे वह कश्मीर के शासक थे, यशोवर्मन जो थे वह कन्नौज के शासक थे। अब हम जानेंगे कि राज तरंगड़ी में 17 नगरों का
उल्लेख प्राप्त होता है। राजतरंगिणी में 17 नगरों का उल्लेख प्राप्त होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो कि वह यह है कि राजतरंगिणी में दामर विद्रोह के विषय में उल्लेख मिलता है। इसे दर्द विद्रोह भी कहते हैं और इसे सामन विद्रोह भी कहा गया। यह हर्ष के समय में हुआ था। यह हर्ष के समय में हुआ था और राजतरंगिणी में प्रशासकों के भ्रष्टाचार के विषय में भी उल्लेख प्राप्त होता है। भ्रष्टाचार तो आज के समय में भी कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाता है। इसके विषय में हम ज्यादा उल्लेख नहीं करेंगे। हम प्रशासकों पे ही केंद्रित रहेंगे कि जो प्रशासक थे उनके विषय में भी उल्लेख हमको राजतरंगिणी में मिलता है और भ्रष्टाचार के विषय में भी उल्लेख हमको राजतरंगिणी में मिलता है। लेकिन यह जान लें कि भ्रष्टाचार वह दीमक है जो कि किसी भी देश के नींव को अगर लग जाए तो उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाती है और लोक कल्याण कार्य बाधित होते हैं। तो इस प्रकार से आप जान रहे हैं कि राजतरंगिणी के ये उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से कितना अधिक महत्वपूर्ण है। साथियों, कश्मीर में कई अहिंसात्मक क्रांतियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि भिक्षु विप्लव का उल्लेख मिलता है जिसको जालौक ने शांत किया था और उसके बाद राजा अभिमन्यु के समय भी दूसरी क्रांति का उल्लेख मिलता है और यह सभी क्रांतियां अहिंसात्मक थीं और शांतिपूर्ण थीं। इसके बाद जो चौथी क्रांति है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले जो तीसरी क्रांति हुई उसमें किन्नर सिद्ध तथा के राज्यकाल में यह क्रांतियां घटित हुई थीं। इसके बाद चौथी जो क्रांति है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह क्रांति हुई थी गो नंद वंश के शासक मेघवाहन के समय। मेघवाहन के विषय में उल्लेख मिलता है कि उसने बौद्ध धर्म को लौह स्तूप तथा नंदवन बिहार दान में दिया था। तथा मेघवाहन के विषय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर में प्रथम बुद्ध प्रतिमा, या फिर यूं कहिए कि कश्मीर में सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कराने वाला शासक मेघवाहन ही था। और मेघवाहन के विषय में एक बहुत ही सुंदर उल्लेख प्राप्त होता है राजतरंगिणी में कि मेघवाहन ने कहा था कि किसी भी जीव का वध नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव का वध नहीं करना चाहिए। अंत में कुछ विशेष बातें जो अंत तक देख रहे हैं उनके लिए देखिए, यह जो अध्ययन हो रहा है इसमें फैक्ट अधिक हैं। अगर आप इसका अध्ययन अभी करते जाएंगे तो जब इतिहास हम पाषाण काल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो उसको समझने में और परीक्षाओं में सही उत्तर देने में आप लोगों को बहुत ही अधिक सहजता होगी।